नमस्कार दोस्तों, मैं कुंदन सिंह। स्वागत है आपका हमारे चैनल लैब टेक गुरु कुंदन सिंह में। और आज हम लोग मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन देखने वाले हैं जो एमस्क्री 2026 में पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन जो है ये एमस्क्री 2026 के 25 जुलाई 2026 को जो एग्जामिनेशन हुआ था उसमें ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। ये सारे जो क्वेश्चन है ये हम लोग ट्रेड बेस्ड जो क्वेश्चन है लैब टेक्नीशियन के लिए जो पूछे गए हैं उनको हम लोग देखने वाले हैं। तो हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, सीबी नेट इज प्राइमरली यूज्ड फॉर। सीबी नेट का इस्तेमाल हम लोग प्राइमरली किसके लिए करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डिटेक्शन ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस एंड रिफाम्पिसिन रेसिस्टेंस। देखिए यहाँ पे सीबी नेट जो है इसका फुल फॉर्म भी कई बार पूछा जा सकता है, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा हमारा कार्टेज बेस्ड न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट। ये एक मॉलिक्यूलर टेस्ट है और इस टेस्ट को होने में अप्रॉक्स 2 आवर, ये 2 घंटे का समय लग जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देख लें, यहाँ पे हमारा पूछा गया है, ए पेशेंट्स पीटीआईएनआर इज रिपोर्टेड एट 6.6, व्हाट शुड बी द लेबोरेटरी टेक्नीशियंस इमीडिएट एक्शन। अब देखिए यदि किसी पेशेंट का रिपोर्ट जो है वो आ रहा है 6.6 आ रहा है, तो उस कंडीशन में लेबोरेटरी टेक्नीशियन को क्या करना चाहिए इमीडिएट एक्शन के रूप में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इमीडिएटली इन्फॉर्म द फिजिशियन या नर्स। आपको नर्सिंग स्टाफ को या फिजिशियन को आपको इमीडिएटली इन्फॉर्म करना है, क्योंकि ये जो हमारा 6.6 जो हमारा वैल्यू आया है ये एक अलर्ट वैल्यू है। ठीक है, यानी इस कंडीशन में जो है ब्लीडिंग का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये क्या है, एक अलर्ट वैल्यू है या क्रिटिकल वैल्यू आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें सीवियर ब्लीडिंग का खतरा रहता है, उस वजह से आपको जो है फिजिशियन को या नर्सिंग स्टाफ को आपको इन्फॉर्म करने हैं इस कंडीशन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच वेन इज मोस्ट कॉमनली प्रीफर्ड फॉर ब्लड कलेक्शन इन अ 1 ईयर ओल्ड चाइल्ड। 1 ईयर ओल्ड चाइल्ड के लिए कौन सा वेन जो है मोस्ट कॉमनली प्रीफर्ड किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हील या फिंगर पंचर, यानी एज डिपेंडेंट कैपिलरी सैंपलिंग जो है ये प्रीफर किया जाता है ब्लड कलेक्शन के लिए 1 ईयर ओल्ड चाइल्ड के लिए। ये डिपेंड करता है कि आपको सैंपल कितना चाहिए, यानी किस टेस्ट के लिए आप यहाँ पे सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, यदि आपको कम मात्रा में कैपिलरी ब्लड की आवश्यकता होती है तो फिंगर पंचर किया जाता है। ठीक है, यदि 1 वर्ष का कोई बच्चा है यानी 12 महीने का है तो वहाँ फिंगर पंचर जो है आमतौर पर मिडल या रिंग फिंगर जो है उससे किया जाता है। ठीक है, और यदि आपको अधिक मात्रा में यदि रक्त चाहिए होगा तो उस कंडीशन में आपको वेनस ब्लड कलेक्शन जो है वो करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ए पीएच इलेक्ट्रोड शुड बी स्टोर्ड इन। एक पीएच इलेक्ट्रोड जो होगा उसको स्टोर हम लोग करते हैं, कहाँ स्टोर करते हैं? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड में हम लोग स्टोर करते हैं, या तो आपको जो कंपनी के द्वारा जो बताया गया स्टोरेज सोल्यूशन होगा उसमें आपको स्टोर करने हैं। ठीक है, और मेनली हम लोग स्टोर किस में करते हैं? तो पोटेशियम क्लोराइड में करते हैं। क्यों करते हैं पोटेशियम क्लोराइड में स्टोर? तो सबसे पहले ये जो ग्लास मेम्ब्रेन होता है उसको हाइड्रेटेड रखता है, हाइड्रेटेड। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन। दूसरा कंडीशन है इलेक्ट्रोड की सेंसिटिविटी बनी रहती है। एक्यूरेट पीएच रीडिंग मिलता है, एक्यूरेट पीएच रीडिंग मिलती है। ठीक है, तो इसी वजह से हम लोग जो है पोटेशियम क्लोराइड में जो पीएच इलेक्ट्रोड होता है उनको हम स्टोर करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ब्लड कल्चर बोतल कॉमनली कंटेन। जो ब्लड कल्चर बोतल्स होते हैं उसके अंदर क्या होता है? उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रेन हार्ट इन्फ्यूजन ब्रोथ। ये जो ब्लड कल्चर बोतल्स होते हैं उनके अंदर ब्रेन हार्ट इन्फ्यूजन ब्रोथ होता है, जो कि ब्लड में मौजूद बैक्टीरिया या फंगस की पहचान के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये एक हमारा इनरिच्ड मीडिया है। यदि आपको ब्लड कल्चर के बारे में पूछा जाएगा तो आपको बताना है कि हमारे क्या है, ये इनरिच्ड कल्चर मीडिया है, कल्चर मीडिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, फॉरवर्ड ब्लड ग्रुपिंग शोज एग्लूटिनेशन विद एंटी बी ओनली, द ब्लड ग्रुप इज। आपको पूछा रहा है फॉरवर्ड ब्लड ग्रुपिंग में यदि एग्लूटिनेशन जो है वो सिर्फ एंटी बी में शो हो रहा है तो ब्लड ग्रुप क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्लड ग्रुप बी। यानी वैसे पेशेंट्स जिनके की एग्लूटिनेशन सिर्फ एंटी बी में हो रहा है, इसका मतलब है उसका जो ब्लड ग्रुप होने वाला है वो है बी होने वाला है। ठीक है, यदि एंटी ए होता तो ए ब्लड ग्रुप होता। ठीक है, ए और बी दोनों में होता तो ए बी होता। ठीक है, यानी इसका मतलब है आरबीसी के सरफेस पे यहाँ पे एंटी बी प्रेजेंट है, यानी जो ब्लड के एंटीजन है वो बी एंटीजन प्रेजेंट है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अल्ट्रा माइक्रोटोम। अल्ट्रा माइक्रोटोम जो है इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं मेनली सेक्शन कटिंग के लिए करते हैं। तो जो सेक्शन होंगे उनके क्या कटिंग होंगे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 20 to 50 नैनोमीटर। ठीक है, यानी यहाँ पे जो है अल्ट्रा थिन सेक्शन जो है टिश्यू सेक्शन की हमें रिक्वायरमेंट होती है टीईएम के लिए। टीईएम यानी ट्रांसमिशन
इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है, इसके लिए हम लोग को बहुत पतले टिश्यू की सेक्शन की काटने की जरूरत होती है, ठीक है, तो वो उसका जो साइज होगा वो क्या हो जाएगा 20 to 50 नैनोमीटर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विच स्पेसिमेन शुड नॉट बी रेफ्रिजरेटेड, कौन सा स्पेसिमेन को हम लोग रेफ्रिजरेट नहीं करते हैं, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सीएसएफ। सीएसएफ को हम लोग रेफ्रिजरेट नहीं करते हैं, या जैसे 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पे हम इसको रेफ्रिजरेट इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि इसमें जो हेमोफाइलस इन्फ्लुएंजा या मेनिंजाइटिस के जो बैक्टीरिया होंगे वो ठंड में मर जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से जो कल्चर के जो रिपोर्ट आएंगे वो फॉल्स नेगेटिव आ सकते हैं। इसी वजह से जो है हम लोग सीएसएफ को रूम टेम्परेचर पे ही 37 डिग्री सेल्सियस पे ही हम लोग कमरे के तापमान पे प्रोसेस करेंगे टेस्ट के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, कैटलेज टेस्ट इज यूज टू डिफरेंशिएट, कैटलेज टेस्ट का इस्तेमाल हम लोग करते हैं किसको डिफरेंशिएट करने के लिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्ट्रेप्टोकोकस एंड स्टेफाइलोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस और स्टेफाइलोकोकस को डिफरेंशिएट करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जो स्टेफाइलोकोकस है ये कैटलेज पॉजिटिव होता है, कैटलेज पॉजिटिव, और जो स्ट्रेप्टोकोकस है ये हमारा कैटलेज निगेटिव होता है, ठीक है। तो देखिए आपको पता है कि जो हमारा कैटलेज टेस्ट होता है उसमें हम लोग 3% हाइड्रोजन पेरोक्साइड का इस्तेमाल करते हैं, H2O2 इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यानी इसका जो 3% हाइड्रोजन पेरोक्साइड है उसकी एक बूंद बैक्टीरिया पर डाली जाती है और वहाँ पे हम लोग बबल्स के फॉर्मेशन को चेक करते हैं। यदि बबल्स का फॉर्मेशन हो रहा है तो टेस्ट हमारा पॉजिटिव है। जैसे स्टेफाइलोकोकस के ऊपर यदि डाला जाएगा 3% हाइड्रोजन पेरोक्साइड का एक बूंद, तो यहाँ पे बबल्स का फॉर्मेशन होगा जो इंडिकेट करता है कि एटलीस्ट पॉजिटिव ही हमारा स्टेफाइलोकोकस है, और यदि निगेटिव होगा तो वहाँ पे बबल्स का फॉर्मेशन नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, अकॉर्डिंग टू RNTCP या NTCP स्पूटम डिकंटामिनेशन यूजेस, यानी स्पूटम को डिकंटामिनेट करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 4% NaOH, ठीक है। कई जगह पे ये 5% H2SO4 भी दिखाता है, लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा 4% NaOH, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो है आप एक बात को ये समझ लो कि ये हमारा RNTCP क्या है, ठीक है। तो RNTCP जो है हमारा रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम है, ठीक है, और वहीं NTEP जो है ये नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम है, ठीक है। ये वाला जो हमारा है ये टीबी के कंट्रोल के लिए था, टीबी कंट्रोल ये प्रोग्राम, और ये जो प्रोग्राम है ये टीबी एलिमिनेशन के लिए है, एलिमिनेशन, ठीक है। ये जो स्टार्ट हुआ था वो 1997 में स्टार्ट हुआ था ये हमारा प्रोग्राम, ठीक है, और ये डॉट्स के ऊपर बेस्ड था, और ये जो हमारा टीबी एलिमिनेशन है ये 2020 में स्टार्ट हुआ है, ठीक है। ये नया नाम से यानी RNTCP का ही नया नाम है NTEP, ठीक है, और ये 2020 में स्टार्ट हुआ है। ये जो है यूनिवर्सल ड्रग्स सब्स्टिट्यूटिविटी टेस्टिंग यानी UDST के ऊपर ये बेस्ड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, विच एनालाइट मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट, आपको पूछा कौन सा एनालाइट है जिसको प्रोटेक्ट करना होता है लाइट से, उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिलोरुबिन। देखिए बिलोरुबिन जो है ये लाइट सेंसिटिव एनालाइट है, इसको प्रोटेक्ट करना होता है लाइट से, क्योंकि लाइट में ये टूटने लगता है, ब्रेक होने लगता है, जिस वजह से जो बिलोरुबिन का लेवल है वो लो हो सकता है, उसी वजह से हम लोग इसको प्रोटेक्ट करते हैं लाइट से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, विच रेगुलेटरी अथॉरिटी अप्रूव्स वैक्सीन इन इंडिया, इंडिया में वैक्सीन को अथॉरिटी अप्रूव कौन करता है, कौन सा रेगुलेटरी अथॉरिटी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, CDSCO, ठीक है। ये CDSCO क्या है हमारा, तो सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ये जो है ये रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो अप्रूव करती है वैक्सीन को इंडिया में, ठीक है। इसका जो हेड होता है वो होता है DCGI, ठीक है, यानी ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, ये इसके प्रमुख होते हैं, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, CDSCO, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, विच माइक्रोस्कोप यूजेस फ्लोरोसेंट डाई दैट इमिट विजिबल लाइट, आपको पूछा जा रहा है कौन सा माइक्रोस्कोप फ्लोरोसेंट डाई का इस्तेमाल करता है लाइट को, विजिबल लाइट को इमिट करने के लिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप। ये जो फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप होता है वो 2 डाई का इस्तेमाल यहाँ पे करते हैं, इसमें ऑरामाइन और रोडामाइन, ठीक है, ऑरामाइन O और साथ में रोडामाइन, ठीक है, इन दोनों डाई का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, ये इमिट विजिबल लाइट को इमिट करने के लिए। इसमें क्या होता है, इन डाई के ऊपर हम लोग ब्लू लाइट या यूवी जो लाइट होता है वो हम लोग डालते हैं ताकि जो फ्लोरोसेंस जो है वो विजिबल लाइट जो है वो इमिट हो सके। चलिए, और ये मैक्सिमम किसके लिए हम लोग करते हैं, तो ये हम लोग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस यानी AFB की पहचान के लिए करते हैं, और -10, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, यूनिवर्सल प्रिकॉशंस शुड बी फॉलोड वाइल हैंडलिंग, आपको पूछा है कौन सा यूनिवर्सल प्रिकॉशन जो है हम लोग कौन से
यहाँ जो ऑप्शन दिए गए हैं इनको फॉलो करने के लिए हमको यूनिवर्सल प्रिकॉशन लेने होंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एवरी बॉडी फ्लूइड, यानी किसी भी बॉडी फ्लूइड के लिए जो है आपको प्रिकॉशन जो है वो लेने हैं। प्रिकॉशन में हम लोग यूनिवर्सल प्रिकॉशन क्या लेते हैं, तो जैसे कि ग्लव्स का इस्तेमाल, ठीक है, मास्क या और पीपी, ठीक है, इसका इस्तेमाल, हैंड हाइजीन, हाथ धोना, ठीक है, निडल्स को दोबारा लगाने की कोशिश नहीं करना, ठीक है, निडल्स को दोबारा कैप ना लगाना, ठीक है, बायोमेट्रिक वेस्ट का सही से निपटान करना। तो ये सब जो है यूनिवर्सल प्रिकॉशन है जिसका कि आपको किसी भी बॉडी फ्लूइड के निपटान के लिए आपको इसका इस्तेमाल करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, विच एंजाइम्स कन्वर्ट आरएनए इनटू कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए ड्यूरिंग आरटीपीसीआर। अब पूछा रहा है वो कौन सा एंजाइम्स है जो आरएनए को कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए में कन्वर्ट करता है ड्यूरिंग आरटीपीसीआर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है। ये जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो है ये क्या करता है, तो सबसे पहले आरएनए को डीएनए में बदला जाता है, तो यह काम जो है वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम्स करता है। ये हमारे एंजाइम्स है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ये करता है, यानी आरएनए को cDNA और उसके बाद PCR एम्प्लीफिकेशन, ठीक है। RT-PCR का जो होता है वो 2 चरण में होता है, RT-PCR, ठीक है, 2 स्टेजेस के होंगे। एक तो हमारा होगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और दूसरा हो जाएगा हमारा PCR एम्प्लीफिकेशन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है कि एंजाइम्स रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो है ये आरएनए को cDNA में कन्वर्ट करता है। और वहीं जो है हम लोग बात करें PCR एम्प्लीफिकेशन के बारे में, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक जो हमारे एंजाइम्स है टैक DNA पॉलीमरेज, ठीक है, ये जो हमारे एंजाइम्स है ये cDNA को कॉपिंग तैयार करेगी, ठीक है, cDNA का क्या करेगा, ये कॉपिंग करेगा, cDNA का कॉपीड कौन कर रहा है यहाँ पे, तो ये टैग DNA पॉलीमरेज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लाइव वैक्सीन। अब इसमें पूछा रहा है कि लाइव वैक्सीन कौन सा नहीं है, ठीक है। तो ये मिजल्स जो है ये हमारा लाइव वैक्सीन है, रूबेला लाइव वैक्सीन, येलो फीवर लाइव वैक्सीन, इसमें से जो कोवैक्सीन है ये हमारा लाइव वैक्सीन नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोवैक्सीन। तो ये कोवैक्सीन जो है ये हमारा भारत बायोटेक द्वारा विकसित किया गया है। इसमें जो है किल्ड होल वेरिएंट का इस्तेमाल किया गया वैक्सीन को तैयार करने के लिए, ठीक है, यानी इसमें वायरस को मार दिया जाता है या इनएक्टिव कर दिया जाता है, इसलिए ये शरीर में बीमारी नहीं पैदा कर सकते, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, द बेस्ट लेबोरेटरी इंडिकेटर ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के लिए कौन सा लेबोरेटरी इंडिकेटर सबसे बेस्ट माना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, सीरम फेरेटिन। सीरम फेरेटिन जो है ये आप इसको बोल सकते हैं कि आयरन स्टोर को ये दर्शाता है, इंडिकेट करता है। हमारे बॉडी में जो आयरन स्टोर है इसको ये इंडिकेट करता है कौन, सीरम फेरेटिन, ठीक है। और आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में सबसे पहले शरीर का जो आयरन स्टोर होता है वो खत्म होना स्टार्ट हो जाता है, जिस वजह से जो सीरम फेरेटिन का जो लेवल होता है वो पहले से सबसे अधिक घटेगा, ठीक है। तो इसलिए आयरन डेफिशिएंसी का सबसे या बेस्ट बोल सकते हैं आप, बेस्ट इंडिकेटर जो है लेबोरेटरी इंडिकेटर सीरम फेरेटिन को माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, विच पैरामीटर इज इंक्रीज्ड इन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। आपको पूछा कौन सा पैरामीटर जो है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में इंक्रीज हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, TIBC, यानी टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, ठीक है। इसमें होता क्या है कि शरीर में आयरन की जब डेफिशिएंसी होती है तो लीवर जो है अधिक मात्रा में ट्रांसफेरिन प्रोटीन बनाने लगता है, ठीक है। ये जो ट्रांसफेरिन प्रोटीन होता है वो बढ़ने की वजह से आयरन की जो बांधने की जो क्षमता होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है, यानी बाइंडिंग कैपेसिटी जो है आयरन की वो इंक्रीज हो जाएगी, जिस वजह से TIBC जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, विच इज कंसिडर्ड द रेफरेंस प्रोटीन। आपको पूछा रहा है इसमें से जो है किसको रेफरेंस प्रोटीन कंसिडर किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एग प्रोटीन। एग प्रोटीन को जो है वो रेफरेंस प्रोटीन कंसिडर किया जाता है। क्यों किया जाता है, इसका सबसे मेन रीजन ये है कि इसके अंदर ऑल 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, जिसका कि ऑप्टिमल प्रोपोर्शन जो होता है ह्यूमन बॉडी को रिक्वायर्ड होता है, उसी वजह से इसको हम लोग कंसिडर करते हैं रेफरेंस प्रोटीन के रूप में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, द रिचेस्ट नेचुरल डाइटरी सोर्स ऑफ विटामिन डी। तो रिचेस्ट डाइटरी सोर्स जो है विटामिन डी का क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फिश लिवर ऑयल। जो फिश लिवर ऑयल है उसमें और जो दूसरे हमारे यहाँ पे जितने भी सोर्स दिए हुए हैं इनके मुकाबले सबसे ज़्यादा जो विटामिन डी होगा वो हमारा कॉड लिवर ऑयल और जो अदर फिश लिवर ऑयल्स होते हैं उसके अंदर होता है, ठीक है, यानी हाई कॉन्सेंट्रेशन में विटामिन डी यहाँ पे प्रेजेंट होता है। और जो ऑप्शन हमारे दिए हुए एग दिए हुए हैं, मिल्क दिए हुए हैं या स्पेनिक दिए हुए हैं, इसके अंदर आपको विटामिन डी मिलने वाला है नहीं स्पेनिक के अंदर, और एग और मिल्क के अंदर जो होता है वो बहुत कम अमाउंट में विटामिन डी प्रेजेंट होता है।
क्वेश्चन नंबर 21, विच एंजाइम इज यूज्ड इन कन्वेंशनल पीसीआर। कन्वेंशनल पीसीआर में हम लोग कौन से एंजाइम्स का इस्तेमाल करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टैग्ड यानी पॉलीमरेज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, ऑप्टोजीन सेंसिटिविटी टेस्ट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई। ऑप्टोजीन सेंसिटिविटी टेस्ट का इस्तेमाल किसको आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यूमोकोकस। ये न्यूमोकोकस या स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, यदि एस निमोनी भी होता है तो आप समझ जाइए इसका राइट आंसर ये हमारा है। ठीक है, ये जो है ऑप्टोजीन सेंसिटिविटी टेस्ट जो है ये हम इनको आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, लिस्मानिया डोनोवानी काउजेस। लिस्मानिया डोनोवानी की वजह से कौन सा बीमारी यहाँ पे होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कालाजार। काफी आसान सा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, जेनिटियल फिलेरिसिस इज कॉमनली काउज्ड बाय। ये जो जेनिटियल फिलेरिसिस है वो कॉमनली किसके द्वारा होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उचेरिया पैनक्रॉप्टी। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है। कोल्ड डिस्टिलेशन इज कॉमनली डन यूजिंग। काफी अच्छा क्वेश्चन ये। कोल्ड डिस्टिलेशन का इस्तेमाल जो है हम लोग कॉमनली किसके यूज से करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गामा रेज। यानी कोल्ड डिस्टिलेशन के लिए हम लोग गामा रेज का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये कोल्ड डिस्टिलेशन जो है ये माइक्रोब्स को बिना हीट का यूज किए हम उसको किल कर सकते हैं, माइक्रोब्स को। ठीक है, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसमें जो होता है आयोनाइजेशन, जो आयोनाइजिंग रेडिएशन होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे गामा रेज, इसका इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, वहीं एप्लीकेशन के बारे में हम बात करें तो ये हीट के लिए, मतलब हीट सेंसिटिव आइटम्स जो आपके पास होंगे जैसे प्लास्टिक, तो उनके लिए ये सेफ होता है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन के साथ। बाय, टेक केयर।